बच्चा, तो कैसे हो आप सब? बच्चा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का सबसे फेवरेट चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। अब ये फेवरेट क्यों है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पोर्शन था, जो मुश्किल मुश्किल वाला पोर्शन था, वो सब डिलीट हो चुका है। आपका ईयर हट गया है, आपका आई हट गया है, स्पाइनल कॉर्ड हट गया है, आपके सेंस ऑर्गन सारे कंप्लीटली हट चुके हैं। तो ऑफ कोर्स इजी लगता है कि यार अब तो सिर्फ ब्रेन पढ़ना है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन पढ़ना है और स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इजी चैप्टर है और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और बहुत इजीली हो जाता है। बट बच्चा हमेशा नर्व इम्पल्स कंडक्शन में फंस जाता है, उसको लगता है कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा। बट ट्रस्ट में बच्चा, उससे इजी टॉपिक कोई नहीं है। उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी, आपको एक भी स्टेप में कंफ्यूजन नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है बच्चा, चलो अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे और इस क्वेश्चंस में बच्चा एनसीईआरटी की हर लाइन कवर है, हर लाइन से क्वेश्चन होगा, चाहे वो सिंगल लाइनर हो, चाहे वो करेक्ट मैथ वाला हो, कैसा भी होगा। एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज कवर्ड, एवरी पीवाईक्यू इज कवर्ड। आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, इससे बाहर आपको कुछ करने की नीड नहीं है। फिर भी मैं बोलूंगी प्रीवियस ईयर आप सारा अटेम्प्ट कीजिए, दो इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर, बट फिर भी बच्चा प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी होता है। यू कांट स्किप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज वो आपकी नेसेसिटी है। आप उसको स्किप नहीं करेंगे, एनसीईआरटी फिर भी पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है बच्चा, चलो आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब हमारा क्वेश्चन करने की बारी आ गई है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो इस चैप्टर में बहुत एक ही टॉपिक है जो कंसेप्चुअल है, बाकी सारा लर्निंग पोर्शन है। ठीक है, ब्रेन के बारे में कुछ आपको कंसेप्ट नहीं करना, लर्निंग है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जिसमें आपको न्यूरॉन्स के बारे में बता रखा है वो लर्निंग है। सिर्फ इम्पल्स कंडक्शन के क्वेश्चंस जो है वो आपके कंसेप्चुअल है और वो एक बार कंसेप्ट आपने क्लियरली पढ़ लिया है, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। ठीक है बच्चा, so brain is present along with the number of ganglia and the neural tissue। तो ये बच्चा किसके अंदर होता है? आपके इंसेक्ट्स के अंदर। जैसे हमने कॉकरोच पढ़ा है तो कॉकरोच के अंदर ये होता है। हम एक मेजर इंसेक्ट पढ़ते हैं ना, कॉकरोच, जिसको हम डिटेल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कॉकरोच के अंदर होता है। बाइपोलर न्यूरॉन्स स्पेसिफिकली आपके कहाँ होते हैं? रेटिना ऑफ आई में होते हैं। ठीक है, फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ये कहाँ पर होता है बच्चा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। ठीक है, सो A1 B3 C4 D2 ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The correct sequence of the meninges from inside to outside। आपको पता है कि ये जो ब्रेन है उसके 3 cranial meninges है। ठीक है, सो इसको याद करने के लिए इट इज डैप एंड इट इज पैड। ठीक है, एक तो डैप है आउटर टू इनर, अगर पूछे आउटर टू इनर तो इट इज डैप, और अगर इनर टू आउटर पूछे तो इट इज पैड। PAD, पैड। P for pyometer, A for arachnoid, D for durameter। इनर सबसे इनर मोस्ट है आपका पायामीटर। तो आपसे क्या पूछा है? इनसाइड टू आउटसाइड, सीधा इनसाइड टू आउटसाइड में आप क्या करोगे? पैड ढूंढो। PAD ऑप्शन थर्ड, पायामीटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामीटर, और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चा, देखो सबसे पहले ही ऑप्शन में ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायामीटर दे रखा है, बट वो नहीं मार्क करोगे क्योंकि आपसे पूछा गया है इनर टू आउटर। अगर आउटर टू इनर पूछा गया होता तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे टिक मारते। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of body organ so that they function in a synchronized fashion। देखो अकेले नर्वस सिस्टम से काम नहीं हो रहा, अकेले एंडोक्राइन सिस्टम से काम नहीं हो रहा, दोनों मिलके एक सिंक्रोनाइज मैनर में काम करते हैं और वो दोनों आपका पूरी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करेंगे, बहुत सारे सिस्टम्स को वो मेंटेन। ठीक है, सो न्यूरल सिस्टम एंड द सेंसरी, नो।
digestive system and the respiratory system? No, it is neural system and the endocrine system. ये एक अलग चैप्टर है, न्यूरल सिस्टम एक अलग चैप्टर है, ठीक है। सो दोनों चैप्टर्स अलग अलग पढ़ते हैं बट काम हमारी बॉडी में एक साथ करता है, ठीक है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स डिफर फ्रॉम द केमिकल साइनेप्स। एंड आई होप यू गाइज नो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है हमारी बॉडी में बहुत रेयर होता है और गैप जंक्शंस के थ्रू वो सिग्नल ट्रांसफर करता है। यही हमारा जो केमिकल साइनेप्स होता है ये आपका एक्सोनल एंड और यहाँ पर इट इज साइनेप्टिक नॉब, और इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है बच्चा? यू हैव साइनेप्टिक वेसिकल। सो ये क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल है और ये बर्स्ट होते हैं, अपनी मेम्ब्रेन पे जाते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास और आगे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। अब देखेंगे डिफरेंस क्या है बच्चा। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? it is more common in our system, it is rare in our system। more common नहीं है बच्चा, क्या है? rare in our system। फिर प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज गैप। ऐसे भी ये बहुत ना के बराबर का गैप होगा, इसलिए हम कहते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट। और आपका जो आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें तो वो गैप जंक्शंस होते ही नहीं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। इट रिजेंबल इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। तो ऐसा ही करते हैं कि एक ही एक्सॉन में वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। इम्पल्स ट्रांसमिशन इज स्लोअर इन देम, नो इट इज फास्टर इन देम। इलेक्ट्रिकल फास्टर है, गैप जंक्शन है ना, उसमें किसी का वेट नहीं करना, कैल्शियम आएगा, आपका सिनेप्टिक वेसिकल बर्स्ट करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे जाएगा, इट टेक्स टाइम। गैप जंक्शन आया, सीधा फटाफट से ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट 1 द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस across the resting neural membrane is known as resting potential। so बच्चा ये आपकी एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ये इसको हम कहते हैं ECF, इसको हम कहते हैं ICF, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यही आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करता है, दैट इज -70 मिलीवोल्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नॉट, तो इनके अक्रॉस जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर रेस्टिंग पोटेंशियल, और कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट होता है। फिर स्टेटमेंट 2 दिस पोटेंशियल डिफरेंसेस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम इन द पोटेशियम आयन। ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये आया क्यों है बच्चा? क्योंकि बाहर सोडियम आयंस होते हैं और अंदर पोटेशियम आयंस, और इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं अंदर, इसीलिए ये रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस आता है। डिफरेंशियल डिफरेंस यानी कि दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो ये स्टेटमेंट भी बच्चा क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दोनों ही करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द फॉल्स। देखो हमने आपको बोल्ड कर दिया अलग कलर से, बट पेपर में बोल्ड करा हुआ नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा ट्रू लिखा है, करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, फॉल्स लिखा है, क्या लिखा हुआ है पेपर में, ठीक है। Cerebellum is a part of hindbrain that harbors a region named tree of life। इसको कहते हैं arbor vitae। फिर मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस ऑफ फोरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ योर हाइंड ब्रेन। तो बिल्कुल ही ठीक बात है, पहले वाला भी ऑप्शन ठीक है।
ठीक है, मिड ब्रेन दोनों के बीच में, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है, राइट। थर्ड, द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ द फोर राउंड सेलिंग। तो बच्चा वेंट्रल पोर्शन में डॉर्सल पोर्शन होता है, ठीक है, डॉर्सल पोर्शन। फिर एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड इंटरसेंसरी एसोसिएशन। सो ये इसका आपका फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी बच्चा, आपकी थर्ड। बाकी सारी क्या है, आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। न्यूरल सिस्टम आपका हार्मोन के थ्रू नहीं कराता है, वो पॉइंट टू पॉइंट इंटरैक्शन कराता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, बिल्कुल गलत। रीजन, एंडोक्राइन प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। बच्चा एंडोक्राइन हार्मोन्स के थ्रू कराता है, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत। both A and R are false statement, दोनों ही क्या है बच्चा, गलत हो गई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Endocrine system provides the fastest means of communication within the body. Endocrine system स्लो वर्क करता है, लॉन्ग लास्टिंग काम करेगा पर स्लो वर्क करता है। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन के लिए आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा, ठीक है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल, द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। तो बच्चा बिल्कुल ही ठीक बात है। फिर कह रहा है, इन हाइड्रा द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद द नंबर ऑफ द गैंग्लिया एंड द न्यूरल टिश्यू। हाइड्रा तो नाइडेरिया है, अभी आया ही है जस्ट, उसके अंदर इतना वेल डेवलप्ड, उसके अंदर तो आपका नर्वस टिश्यू स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम नर्वस टिश्यू है, और फर्स्ट टाइम आते ही इतना वेल डेवलप्ड ब्रेन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बेटर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है हाइड्रा के अंदर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बात है। ये इंसेक्ट के अंदर होता है बच्चा, हाइड्रा के अंदर बिल्कुल ही बेसिक सा नर्वस सिस्टम है, फर्स्ट टाइम जरूर आता है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो गया। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द न्यूरल सिस्टम, अब आ गया ना क्वेश्चन की ओरिजिनल न्यूरल सिस्टम किसमें वेल डेवलप्ड है, तो बच्चा आर्थ्रोपोडा तक जाएंगे, वहां पर जाके वेल डेवलप्ड आपका ऑर्गेनाइज सिस्टम स्टार्ट होता है। The neural system is better organized. अब वेल डेवलप का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन बीइंग जैसा है, बट एज कंपेयर टू हाइड्रा आपके बढ़ते 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 जाएंगे तो आर्थ्रोपोडा में बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। So where brain is present along with the number of ganglia and the nervous tissue. तो insect, ganglia and the neural tissue respectively, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, the neural system is complex in the hydra due to the presence of the brain, ganglia and the neural tissue. बिल्कुल ही गलत हो गया। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ये कही इन्होंने सही बात। सो बच्चा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है पर दूसरा बिल्कुल ही ठीक है। सो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। सो ये आपका बुक में एक इंट्रोडक्शन में दे रखा है, बट हमने इसको फ्लो चार्ट में लिख दिया है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चा, जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ऑप्शंस मैच करते हैं। ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बिल्कुल गलत, सी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक, फिर
ई क्रेनियल, क्रेनियल नर्व नहीं होगा बच्चे, ठीक है। बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड डी स्पाइनल नर्व, ये भी नहीं होगा। ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर डी की जगह पैरासिम्पैथेटिक भी लिखा होता तब भी ठीक था, ऐसा कुछ नहीं है कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आप सिंपैथेटिक, ऐसा नहीं है, दो पार्ट से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द टाइप ऑफ मसल सप्लाइंग विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब होता है बच्चा इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन के अंदर आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता है, तो इसमें कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है? सो वी हैव अ स्पेशल मसल ओवर हेयर जिसका नाम होता है आपका फ्यूसिफॉर्म शेप की होती है, और इन मसल्स को हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल या फिर विसरल मसल कहते हैं। और ये जो विसरल मसल और स्मूथ मसल्स होती है, ये कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, खुद से काम करती हैं, अपने विल में नहीं। तो जो भी इनवॉलेंट्री काम करते हैं उसको कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो देखेंगे अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री, वॉलेंट्री तो है नहीं ना, विसरल मसल्स है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री, गलत हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक एंड वॉलेंट्री, वॉलेंट्री गलत। सो बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और क्या होना चाहिए? इनवॉलेंट्री होना चाहिए। इधर वो एक्साइटेशन का सिग्नल दे या फिर वो इनहिबिशन का सिग्नल दे, वो उसकी मर्जी है, वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर। मर्जी भी उसकी है, सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हिच इज इनवॉलेंट्री, ठीक है बच्चा। चलो अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct with respect to resting axonal membrane? और ये कितना है आपका resting axonal membrane? कैसी है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये कितना है? -70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। अब ये जो आपकी रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये जो आपने मेम्ब्रेन बनाई है, इसकी एक बहुत खास बात होती है। इस मेम्ब्रेन पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा? आप लोगों को पता ही ऑलरेडी, जस्ट अ लिटिल ब्रीफ आई एम गिविंग यू, ठीक है। ये आपके सोडियम के चैनल्स हैं और ये आपके पोटेशियम के चैनल्स हैं, ठीक है। सोडियम के चैनल्स और पोटेशियम के चैनल। अच्छा, अब क्या होता है, और ये चैनल्स कौन से बच्चा? तो वी हैव दिस एज अ लीकी चैनल। क्या सिर्फ लीकी चैनल होते हैं? नहीं, एक और चैनल भी होता है जिसका नाम होता है गेटेड चैनल, पर हमने अभी उसको ऐसे बोल दिया कि अभी लीकी के बारे में पढ़ते हैं, गेटेड की जब क्वेश्चन आएगा उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जो आपका सोडियम का चैनल होता है ना बच्चा, उसका अमाउंट क्या होता है? बहुत कम होता है, और पोटेशियम का ज्यादा होता है। आपको दिख ही रहा है ना, वो 2 है और 1 है। अच्छा, अमाउंट भी छोड़ो, ये जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो मेम्ब्रेन बनाई है, इट इज मोर परमिएबल टू, क्या किसके लिए परमिएबल है? परमिएबल मतलब अलाउ कर दिया, परमिएबल टू पोटेशियम, मतलब पोटेशियम आ जा सकता है इजीली। सोडियम में थोड़ा सा है कि सोडियम बहुत नियरली इम्परमेबल होता है कि यार ठीक है नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा? सो वो कह रहा है कि विच इज करेक्ट, मोर परमिएबल टू सोडियम आयन, कभी भी नहीं, इट इज मोस्टली इम्परमिएबल, थोड़ा बहुत जाता है। इसके लीकी चैनल्स भी क्या होते हैं? बहुत ना के बराबर होते हैं। फिर impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm। तो ये जो अंदर है ना, ये जो मेम्ब्रेन है आपकी अंदर वाली, सो यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, और बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा होता है, अंदर पोटेशियम होता है, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होते हैं,
ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स आर देयर। सो अब क्या होगा, अब इसके अंदर तो ये तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है, बाकी अभी देख लेते हैं। इम्पर्मिएबल टू नेगेटिवली चार्ज, तो इसके लिए कोई चैनल ही नहीं है, ये बाहर ही नहीं जा सकता, ये अंदर है तो अंदर ही रहता है, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, इम्पर्मिएबल। फिर फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, मतलब यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन्स अ लो कंसंट्रेशन, पर मैंने तो अभी आपको बताया कि सोडियम ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट बच्चा क्या हो गई, गलत हो गई। फिर possess a positive charge in its inner surface, पर अभी तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, while negative charge on the outer surface, outer positive है, अंदर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, बिल्कुल ही गलत हो गई। तो क्या सही है हमारे लिए, ऑप्शन 2, इम्पर्मिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द ईसीएफ लिखा हो, या सॉरी आईसीएफ लिखा हो, या फिर एक्सोप्लाज्म लिखा हो। ठीक है, एक ही बात है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्सोप्लाज्म, मतलब एक्सॉन का जो वो है साइटोप्लाज्म, उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ओके बच्चा, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, read the statement A and B in the context of the human neurons. The excitable cells of the neural tissue do not divide and increase in the number when child undergoes growth. तो वो कह रहा है कि ना तो वो डिवाइड हो रहे हैं, they do not divide and increase in number, ठीक है, and do not increase in number, इसको ये मत समझना कि नंबर में इंक्रीज हो रहा है, do not increase in the number and do not divide, ठीक है। so when a child undergoes growth, so ये बिल्कुल ठीक बात है ना बच्चा, क्योंकि ना तो वो डिवाइड कर रहे हैं ना तो वो नंबर, इनके अंदर क्या हो रहा है, ओनली इंक्रीज इन साइज हो रहा है, नंबर उतने का उतना ही रहे। फिर cells called the structural and the functional unit of neural tissue lack centrosome, तभी तो वो डिवाइड नहीं करता क्योंकि उसके पास सेंट्रोजोम नहीं होता है, बिल्कुल ही ठीक बात है। so both the statement A and B are correct, ठीक है बच्चा, so ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। Corpus callosum is the tract of the nerve fiber which connect left and the right cerebral hemisphere. So दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट करने वाला एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर होता है जिसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल 100% करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड द मोटर सिग्नलिंग, इसीलिए बच्चा इसको हम रिले सेंटर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, रिले सेंटर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम बोथ आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड द मोटिवेशन। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हाइपोथैलेमस मिलके लिम्बिक सिस्टम मिलके दोनों रेगुलेशन कराने में हेल्प करते हैं, इमोशनल सेक्सुअल बिहेवियर और ये सारी चीजें। फिर आता है थर्मोस्टैट ऑफ अवर बॉडी इज द थैलेमस, तो ये गलत हो जाएगा बच्चा, हाइपोथैलेमस इज द थर्मोस्टैट, नॉट द थैलेमस, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस और द डायंसेफेलॉन, तभी तो हाइपोथैलेमस का मतलब क्या है, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे। तो ये स्टेटमेंट बच्चा बिल्कुल ही ठीक बात है। तो क्या बोल रहा है कि हमें पूछना है करेक्ट। सो करेक्ट कौन कौन से इसमें, ए बी सी ई, ऑप्शन 2 ए बी सी एंड ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एज ट्रू और द फॉल्स, ठीक है। आउटफ्लक्स ऑफ द K+ causes hyperpolarization,
आउटफ्लक्स बोल दो या ई फ्लक्स बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है। ई फ्लक्स का मतलब देखो अब क्या है कि अब देखो क्या है, ये आपका सबसे पहला कंडीशन है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगी, पोलराइज्ड कंडीशन, विच इज -70 मिलीवोल्ट। फिर एक कंडीशन आएगी जिसको मैं नाम दूंगी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये कंडीशन है मेरी डीपोलराइज्ड। जो भी चार्ज बच्चे अंदर होता है ना, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो आंसर जब आपका पोटेंशियल निकलेगा तो वो पॉजिटिव में होगा, अंदर नेगेटिव है तो वो भी क्या होगा, तो फिर वो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे अब यहाँ पे क्या दे रखा है -70 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, इट इज -70। क्यों, क्योंकि अंदर में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन को मैं ये पॉजिटिव दूंगी क्योंकि अंदर पॉजिटिव है, सो इट इज +30 मिलीवोल्ट के अप्रॉक्स, ठीक है। सो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद एक कंडीशन आती है जिसके अंदर इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, दोबारा पोलराइज्ड स्टेट आ गई है, और इस रीपोलराइजेशन को मैं क्या बोलूंगी, अगेन बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, ठीक है। और ये कंडीशन फिर से -70 मिलीवोल्ट है, ठीक है। और एक कंडीशन है हाइपर पोलराइजेशन, और ज्यादा पोटेशियम जो है बाहर चले गया है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। और बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव और ज्यादा, और ये कितना है -90 मिली वोल्ट है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, तो -90 मिली वोल्ट ये कंडीशन हो जाएगी। और ये हाइपर पोलराइजेशन क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। डीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है, अंदर आ रहा है सोडियम, तो मैं क्या कहूंगी, डीपोलराइजेशन, इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम, सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है। फिर रीपोलराइजेशन, पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसे कहेंगे ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। हाइपर पोलराइजेशन में और ज्यादा पोटेशियम बाहर जाएगा, सो इसमें क्या कहेंगे, मोर ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। ज्यादा देर के लिए आपका पोटेशियम बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। तो आउटफ्लक्स ऑफ के प्लस कॉजेज हाइपर पोलराइजेशन से बच्चा, ये बिल्कुल ही ठीक बात है कि उसके आउटफ्लक्स से ही हाइपर पोलराइजेशन। फिर हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का पार्ट नहीं होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। कौन सा ब्रेन का पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। फिर ऑल स्पाइनल नर्व्स आर द मिक्स्ड, बिल्कुल ठीक बात है। मिक्स्ड नर्व क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ, बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर, ऐसी नर्व जो कि सेंसरी भी है और मोटर भी है, उसको हम कहते हैं मिक्स। कुछ सिर्फ सेंसरी होती है, कुछ सिर्फ मोटर होती है, कुछ दोनों होती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, मिक्स्ड नर्व। फिर इफरेंट पाथवे इंक्लूड्स रिसेप्टर्स that receives the signal from the PNS। अच्छा, PNS से सिग्नल रिसीव नहीं होता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला सही है, ट्रू, देन फॉल्स, then true, true false true and false, so option थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो the next question is
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ज टू ईट एंड द ड्रिंक। पर अभी तो मैम आपने बोला कि थर्मोस्टेट होता है ये, जब हमने बोला था कि थैलेमस का फंक्शन है। बच्चा हाइपोथैलेमस बहुत ही प्यारा सा है, इतने सारे फंक्शन करता है हाइपोथैलेमस, जिसमें से एक और ये वाला फंक्शन है इसका, अर्ज टू ईट एंड ड्रिंक। मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, आपका न्यूरल और एंडोक्राइन को लिंक करके रखता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बेचारा हमारे लिए हाइपोथैलेमस करता है। फॉर मेमोरी एंड द कम्युनिकेशन, बिल्कुल ठीक बात है। मेडुला कंटेन सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, अगेन बिल्कुल ठीक बात। यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, नहीं बच्चा, कहाँ पर होते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। चलो अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, कॉर्पस कैलोसम, वॉमिटिंग सेंटर। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट। अमाइगडाला कंट्रोल्स द मूड, स्पेशली गुस्से को कंट्रोल करता है हमारा अमाइगडाला, बिल्कुल ठीक बात है। हिप्पोकैम्पस, इसका काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। तभी हम कहते हैं ना बच्चा, जो आपने पढ़ा उसको रीड ऑन कर लो दोबारा से, क्योंकि जो आपका हिप्पोकैम्पस है, ताकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में इजिली कन्वर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, बिल्कुल ठीक बात है। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम, तो ठीक बात है। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पर होता है? मेडुला में होता है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मुझे तो चारों ठीक लग रहे हैं, तो चारों ही मार्क कर देते हैं। सो ऑप्शन 2 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल stimulates secretion of gastric juices, decreased breathing rate inhibit gastric juice secretion, constriction of artery supplied to skin slows down the peristalsis. How many above statements are correct for which system? Sympathetic nervous system. तो बच्चा इमेजिन करो, अभी आप बैठे हुए हो और आपको अचानक से नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका विद इन अ वीक नीट का एग्जाम है, तो आपका हाल जो होने वाला है वो आप समझ लेना, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट, सांसें बहुत तेज चलने लगेगी, हार्ट बीट एकदम फास्ट, इतनी ठंड में भी आपको पसीना आने लगेगा, आपका जो हेयर्स है यहाँ पे, जो आपके एरेक्टोपिला मसल्स, वो आपके इरेक्ट हो जाएंगे, आपको गूज बम्स ना, आपको तो डर लगेगा, आप एकदम पैनिक हो जाओगे, ना भूख लगेगी, ना आपको कुछ ऐसा खाने का कोई मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका सब चीजें छुड़वा करके आपको एकदम अलर्ट मोड पे कर देता है कि यार, आपका सारा सिस्टम, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कर देगा? एकदम इनहिबिट कर देगा, हार्ट की एक्टिविटी तेज कर देगा कि भैया फटाफट फटाफट ब्लड दो, बहुत पैनिक सिचुएशन आ गई है, पेपर है, क्या करे कैसे करे, है ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका होता है वो कैसा है बच्चा? फाइट और द फ्लाइट रिस्पॉन्स है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इट इज फाइट और द फ्लाइट रिस्पॉन्स है। फाइट कर रहे हो या आपको भागना है, तो ये आपका रिस्पॉन्स है। तो बच्चा, और इस कंडीशन में क्या होगा? चलो आप पेपर तो चलो छोड़ो, है ना, पेपर तो आपको डर लगाएगा ही लगाएगा, सोच लेते सांप आ गया, है ना, तो आप उस कंडीशन में, आप चाहे थके भी होगे ना, तब भी आप एकदम से वहां से एस्केप आउट करना चाहोगे, है ना, कि मैं फटाफट 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 वहां से तो भाग जाऊं। तो आपका जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत फास्ट हो जाता है, आपके हैंड्स में, आपके फुट में, है ना। ऑल्सो आपको एकदम बड़ा 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 सा दिखता है ना, तो उस बड़ा दिखने का मतलब क्या है? प्यूपिल, आपकी जो प्यूपिल है वो डायलेट, बड़ा एज एन आपको ब्रॉडर व्यू दिखेगा, आसपास से तो कोई कुछ नहीं आ रहा, आपको एस्केप आउट होना है, तो प्यूपिल क्या करती है बच्चे? डायलेट करती है। अब सांप आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप कहोगे यार रुक जाओ, मैं कोई बात नहीं, मैं मेरे को भूख लग रही है, मैं मैगी खा लेता हूँ, ऐसा नहीं करोगे ना आप,
क्योंकि उस समय आपका भूख बिल्कुल ही इनहिबिट हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, आपको भूख लगेगी ही नहीं, ठीक है। सो स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, नो, ऐसा नहीं होने वाला है। डिक्रीज ब्रीदिंग रेट, नहीं, अब तो बहुत ज्यादा हाफ हो गए, दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट फास्ट होएगी और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, नॉट द डिक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, गलत हो जाएगा, इट विल बी द इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट, स्टिमुलेट नहीं होगा, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, इनहिबिट गैस्ट्रिक जूस, देखो गैस्ट्रिक जूस इनहिबिट हो गया, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज सप्लाई टू द स्किन, सो आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने वाला है, स्लोज डाउन पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस होता है जिससे आपका खाना ऐसे 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 नीचे, तो वो भी आपका एकदम स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट, so 1 2 3 and 4, so option 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 आर इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एंटीपोड, आपका ये सोडियम पोटेशियम पंप आपका एटीपी तो होता है, एक्टिव तो होता है, ये एंटीपोड क्या आ गया, एंटीपोड का मतलब होता है आपका अपोजिट, एक ऐसे तो दूसरा ऐसे, तो यही हो रहा है, एक का इनफ्लक्स हो रहा है और एक का ईफ्लक्स या आउटफ्लो हो रहा है, या फिर इसको बोल दो ईफ्लक्स, सोडियम का इफ्लक्स हो रहा है और पोटेशियम का इनफ्लक्स होता है। अब तो ये क्या है, एंटीपोड, अपोजिट काम करते हैं, तो ये हो गया आपका सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एंटीपोड, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ टाइप ऑफ द केमिकल जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और केमिकल जंक्शन एक टाइप ही है, उसमें भी आपके साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक नॉब, एसिटाइलकोलिन सब होगा, इसके अंदर भी brain and the spinal cord are protected by the cranium and the vertebral column respectively, बिल्कुल ठीक बात है, ब्रेन क्रेनियम से प्रोटेक्ट होता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट, फिर sympathetic has inhibitory effect on the heart, no, excite करता है, excitatory effect on the heart, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, read the character listed below, production of the stimulus, detection of the stimulus, reception of the stimulus, transmission of the stimulus, select the correct option that can be considered as a function of a neuron, तो न्यूरॉन डिटेक्ट करता है, आपका एक्शन आएगा, उसको आपको कि क्या रिस्पॉन्स देना है वो, पर आपका स्टिमुलस प्रोड्यूस थोड़ी ना करेगा, स्टिमुलस तो खुद से आता है, ये गरम ऑब्जेक्ट है, ये न्यूरॉन ने थोड़ी ना किया कि ये गरम हो गया, नहीं, सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द स्टिमुलस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, खुद से आएगा सिग्नल, सो प्रोडक्शन नहीं होगा, डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा, पर खुद से जनरेट नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो बी सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल नॉट बी द करेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ द स्टिमुलस नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, unmyelinated nerve fiber is enclosed by a cell that do not form a myelin sheath along the axon, these cells are known as, अब आप लोगों को पता है कि ये आपका एक्सॉन है, इस एक्सॉन पे आपके कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल शीथ लगी है, इसको कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माइलिन शीथ, ठीक है। सो ये है आपकी माइलिन शीथ, तो दिस इज द माइलिन शीथ है, ठीक है। तो ये वाला जो न्यूरॉन होगा इसको हम क्या कहते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन,
तो दिस इज व्हाट माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर मैं बात करूं ऐसे जिसके पास माइलिन शीथ नहीं है, उसको मैं क्या नाम देने वाली हूं? आई एम गोना कॉल दिस एज अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या होगा ये? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। पर दोनों ही एक्सॉन पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चा? यहाँ पे कौन से सेल्स हैं? यहाँ पर जो स्पेशल सेल्स होते हैं एक्सॉन के ऊपर, ये एक्सॉन के ऊपर आपके सेल्स होते हैं। इन सेल्स को ये यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यही तो कवरिंग भी बनवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये आपके प्रेजेंट है। तो ये जो सेल होते हैं ना बच्चा, इस सेल का नाम होता है श्वान सेल। व्हाट यू कॉल दिस एज? श्वान सेल। तो श्वान सेल है, माइलिन बना रहा है तो बोल देंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर श्वान सेल है और माइलिन शीथ नहीं बना रहा है बाय द चांस, तो उसको हम क्या कह देंगे? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। पर श्वान सेल तो होगा दोनों में ही। तो unmyelinated nerve fiber is enclosed by the cell that do not form a myelin sheath around an axon. These cells are known as, तो हम उसको क्या कहेंगे? श्वान सेल्स होंगे, जो आपका माइलिन शीथ नहीं बनाएंगे। बनाएंगे तो वो बन जाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन या माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन बोलो या माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम क्या कहते हैं फिर? श्वान सेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ऑडिटरी सिस्टम? तो बच्चा आपके हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है सेरिबेलम, जो कि बैलेंसिंग में हेल्प करता है। और आपका जो ईयर है वो भी बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम और हियरिंग में हेल्प करता है। तो इसीलिए हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है जिसका नाम है सेरिबेलम। तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। So who is responsible? So which part of the brain? So cerebellum integrates information received from the semicircular canal and the auditory system. आप कहोगे कि मैम ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, ये तो एनसीईआरटी में देने रखा, ये तो आउट ऑफ द एनसीईआरटी हो गया। As 90% will say कि it is out of NCERT। और मैंने तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। लोगों को लगेगा कि ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, पर द रियलिटी है इट इज कि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है आपकी समरी में। आगे एक और क्वेश्चन भी आएगा शायद जिस समरी का ही क्वेश्चन है, जो मिड ब्रेन के बारे में बता रहा है, और आइडियली आपके कंटेंट में वो नहीं दे रखा है। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? एनसीईआरटी की समरी में गिवन है। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन 3 सेरिबेलम। याद रहे बच्चा, सेरिब्रम मार्क मत करना है। सेरिब्रम सेरिबेलम बहुत ही सिमिलर कॉमन सा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? सेरिबेलम।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स across a chemical synapse, the new potential developed in the postsynaptic neuron may be either excitatory or inhibitory depending upon। हम केमिकल साइनेप्स की सबसे खास बात कहते हैं ना कि वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी, पर वो किस वजह से हो सकता है, अब उसका ऑप्शन ढूंढते हैं। Entry of neurotransmitter in the postsynaptic, no. Types of released neurotransmitter, no. Movement of vesicles towards synaptic left, no. It is the type of the neurotransmitter receptors कि receptor excitatory है या inhibitory है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सिग्नल एक्साइटेटरी जाएगा या इनहिबिटरी जाने वाला है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल एनसीईआरटी की लाइन है, द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, दोनों ऑर्गन्स इंटरैक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is true regarding synapse in the neural system of the man। तो synapse के बारे में बताना है। Impulse stimulates the release of the neurotransmitters by exocytosis। ठीक है, सो ये बात ठीक है, इम्पल्स स्टिमुलेट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर का बाय एक्सोसाइटोसिस, जो साइनेप्टिक वेसिकल है वो बर्स्ट करेंगे। और देखते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस इन आवर बॉडी आर मोर अबंडेंट, रेयर होते हैं बच्चा, मोर अबंडेंट केमिकल होता है। फिर केमिकल साइनेप्स हैव फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, गलत, केमिकल साइनेप्स स्लो होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट होता है, so they have the slower transmission। फिर presynaptic membrane has receptors to receive the neurotransmitters। बच्चा neurotransmitters के receptors are present on the postsynaptic membrane। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं, ना कि प्री पर होते हैं। तो हमारा फर्स्ट ही जो है ट्रू हो जाएगा, इम्पल्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर बाय एक्सोसाइटोसिस। ओके, अगला क्वेश्चन, why the potential across the exolemma became negative inside during resting। आपको पता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है, और माइनस है तो दैट मीन्स अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब क्यों है ये पॉजिटिव बाहर और अंदर नेगेटिव, ये पूछ रहा है। नेगेटिव अंदर क्यों है, क्योंकि पोटेशियम है पर उसके अलावा नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं। तो ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ द सोडियम एंड इनफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम एक्टिवली। ठीक है, अच्छा तो क्या हो जाएगा अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चा, सोडियम जो है अंदर से बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आने वाला है। तो इसकी भी एक वजह है नेगेटिव होने की, तो ये ठीक बात है। उसके बाद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड द फॉस्फेट, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट जो है आपका नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है और फॉस्फेट है, इसीलिए वो अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। और ड्यू टू एक्सेस इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम पैसिवली, सो पोटेशियम जो है पैसिवली जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लीकी चैनल्स। तो इन्हीं सब वजह से बच्चा अंदर जो है नेगेटिव हो गया है, बाहर जो है पॉजिटिव है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पैसिवली क्यों जा रहा है बच्चा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लीकी चैनल्स। ये आपको बताया था अभी हमने कि पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल है, तो लीकी चैनल्स आर देयर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो 8 एटीपी यूज करता है, एक्टिवली यूज होगा और अगेंस्ट द ग्रेडियंट भेजेगा। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
and arrange the statements in a sequential manner in the impulse transmission through chemical synapse. तो chemical synapse में देखो बहुत सिंपल है, बार बार आपको आपके पास क्वेश्चन आ रहा है और आपको पता भी है। जस्ट अ ब्रीफ रिविजन, ये आपका साइनेप्टिक नॉब है, इस नॉब में साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अब ये जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट इट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पर चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स फॉर होम, वोल्टेज गेटेड चैनल, फिर कैल्शियम चैनल, है ना। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब ये अंदर जाएगा कैल्शियम, बाहर से कैल्शियम अंदर गया, कैल्शियम ने इस साइनेप्टिक वेसिकल को धक्का दिया और कहा कि भाई तो इधर आ, इसको धक्का दे करके वो यहाँ पर ऐसे फ्यूज कर गया और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में तो आ गए, पर फिर जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पर है, इसके आपके पोस्ट मतलब इसके बाद वाले पे। सो यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स हैं जो कि इसको क्या करेंगे, पिक करने वाले हैं, ठीक है। इनके रिसेप्टर्स हैं जहां से ये क्या करने वाले हैं, बाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स बाइंड करेंगे, क्या करेंगे, बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स, और फिर सिग्नल जनरेट होने वाला है। So now let's see what is given in the question. चलो, release of the neurotransmitter, of course first step तो ये नहीं होने वाला है, influx of the calcium in the presynaptic knob, so ये I think सबसे पहले हो जाएगा। फिर देखते हैं binding of acetylcholine with the receptors of the postsynaptic membrane, जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट, तो ये तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, प्री साइनेप्टिक नॉब में कैल्शियम आया, सो 2 आपका हो गया। जैसे ही कैल्शियम आया तो क्या हुआ आपका, रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, फिर एसिटाइलकोलिन ने अपने मेम्ब्रेन पर बाइंड किया है और बाइंड करने के बाद एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट कर दिया। 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अभी तक आपने पढ़ा, अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मल्टीपोलर बाइपोलर है का, पर अब क्वेश्चन है कि मल्टीपोलर बाइपोलर यूनिपोलर में आइडियली कितने एक्सॉन कितने डेंड्राइट्स, ठीक है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, है ना, मोर देन 1। पर बच्चा हमेशा याद रखना, चाहे एक हो चाहे आपका एक से ज्यादा हो या 0 हो, वो आपके डेंड्राइट्स होते हैं, पर एक्सॉन जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। एक्सॉन कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा हमेशा एक्सॉन जो होगा 1 के बराबर होने वाला है। तो मोर देन 1 क्या होंगे, ये डेंड्राइट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो 1 एक्सॉन मल्टीपल डेंड्राइट्स, बाइपोलर 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट, यूनिपोलर 1 एक्सॉन एंड अ सेल बॉडी, A2B1 C3 ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन ए एंड बी नर्व्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चा माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो आपके क्रेनियल और द स्पाइनल नर्व्स में होते हैं, ठीक है। तो क्रेनियल एंड सिंपैथेटिक नो, स्पाइनल एंड द क्रेनियल बिल्कुल ठीक बात है, स्पाइनल एंड द पैरासिम्पैथेटिक नो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में कैसा होता है, अनमाइलिनेटेड होता है, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेस्टिंग स्टेज द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज
comparatively more permeable to dash ions and nearly impermeable to. more permeability किसके साथ होती है? पोटेशियम के साथ, और nearly impermeable ये सोडियम के साथ. तो यहाँ पर आएगा पोटेशियम और यहाँ पर आएगा सोडियम. ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम, बट उल्टा दे रखा है, सोडियम कैल्शियम नहीं, पोटेशियम एंड द सोडियम. ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूरॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स जनरेट ड्यू टू. सो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्यों बना है? ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम and low concentration of the sodium inside the axon. So ये तो बहुत सिंपल है. ठीक है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है. बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और यहाँ पे ऐसे होता है. ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द एक्सॉन. दूसरा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम इनसाइड. तो ये गलत हो जाएगा. low concentration of sodium outside the axon, no. high concentration outside the axon, no. so option first इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, इसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा. तो अंदर आपका सोडियम बहुत ही लीस्ट अमाउंट में होता है बिकॉज ऑफ द लीकी चैनल. ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, consider the statement as true and the false regarding when neuron is at rest and no impulse is conducting. ठीक है, न्यूरॉन आपके रेस्ट पे है, इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा, -70 मिलीवोल्ट RMP है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है, the exoplasm inside the axon contains high concentration of the potassium and negatively charged protein. बिल्कुल ठीक बात है. एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम. ये भी बिल्कुल ठीक बात है. द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम. ये भी ठीक बात है. द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन contains a low concentration of sodium and negatively charged protein. So the fluid outside low concentration. तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया. So true, 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 false, true, true, true and the false. Option third इसका correct answer हो गया. ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन. In a nerve, if sodium pump is blocked, which of the following is most likely to happen? Sodium and potassium will increase outside the cell. Sodium outside the nerve will increase. Sodium inside the nerve will increase. K plus inside the nerve will increase. तो बच्चा क्या हो जाएगा? अब आप ध्यान से देखिएगा कि सोडियम inside the nerve will increase. कैसे? लीकी चैनल्स है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है. तो या तो ऑप्शन में होता है K प्लस आउटसाइड द नर्व विल इंक्रीज, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं. तो सोडियम एंड K प्लस विल इंक्रीज आउटसाइड द सेल. तो ऐसा नहीं होगा, सोडियम तो ऑलरेडी ज्यादा ही है, उसकी वजह से वो ज्यादा नहीं होने वाला है. सोडियम आउटसाइड द नर्व विल इंक्रीज, तो सोडियम अंदर ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस. तो उसके बाद पोटेशियम आउटसाइड. देखो अब आप बोलोगे कि मैम सोडियम तो बाहर ज्यादा होता ही है ना, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है आपने वो बताना है. आपने ये नहीं बताना है कि आपका ये हो गया है ना. सो ये ऑलरेडी सोडियम ऑलरेडी बाहर ज्यादा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, पर बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है बिकॉज ऑफ द लीकी चैनल. ठीक है, तो इसीलिए सोडियम क्या होगा, अंदर ज्यादा होने वाला है. सोडियम इनसाइड द नर्व विल इंक्रीज. और अगर ऑप्शन में होता K प्लस आउटसाइड विल इंक्रीज तो वो भी करेक्ट आंसर होता. आउटसाइड विल इंक्रीज. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू. तो जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप होगा तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड.
सोडियम चैनल ओपन होंगे। अब जैसे ही चैनल ओपन हो गया तो ऑफ कोर्स इनफ्लक्स भी किसका होगा, जिसका चैनल ओपन हुआ है। तो यहाँ पर इनफ्लक्स किसका हो जाएगा बच्चा, सो इनफ्लक्स विल बी टेकिंग प्लेस ऑफ द सोडियम। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम का इनफ्लक्स की वजह से चार्ज कैसे बन गया है, नेगेटिव एंड द पॉजिटिव। तो ये उसका चार्ज बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, the functions of the organ and the organ system of our body must be coordinated to maintain. So coordination कर रहे हैं पर किसको मेंटेन करने के लिए, आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस, आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए न्यूरल और केमिकल आपस में सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करते हैं। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following parts of the human brain consist of the fiber tracts that interconnect different regions of the brain? So बच्चा एक आपका स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है pons. So pons act as a bridge की तरह काम करता है जो दो को जोड़ता है, interconnect. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4. So pons is acting as a bridge. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। There are two kinds of the cell in the nervous system. Dash which receives and the transmit information to the other cell. तो ये रिसीव और ट्रांसमिशन का काम आपका कौन करता है, न्यूरॉन करता है और कोई नहीं करता है। फिर डैश विच डू नॉट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड आर नॉन एक्साइटेबल। तो न्यूरल टिश्यू जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक का नाम होता है न्यूरॉन और दूसरे का नाम होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। क्या बोलेंगे, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो ये तो नॉन एक्साइटेबल होते हैं, नॉन एक्साइटेबल, और ये एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, सो नॉन एक्साइटेबल एंड द एक्साइटेबल, सो न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल, ए एंड बी, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The layer of cells which covers the cerebral hemisphere is known as cerebral cortex and it has grayish appearance because of. So बच्चा देखो, सबसे आउटर मोस्ट जो है वो आपका क्या है, कॉर्टेक्स, अंदर वाले जो है उसे हम कहते हैं मेडुला। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, बहुत सिंपल, ये आपका सेल बॉडी, ये आपका सेल बॉडी, ये आपका एक्सॉन, ये आपका सेल बॉडी, ये है आपका एक्सॉन, ये है सेल बॉडी, ये है आपका एक्सॉन। ऐसा सा समझ लो, ठीक है। सो क्या होगा, सो बिकॉज ऑफ द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और इसके अंदर न्यूरो आपके क्या होते हैं, ठीक है। सो इसके पास क्या है, निसल्स ग्रैन्यूल्स है। सो बिकॉज ऑफ द न्यूरोनल सेल बॉडीज डेंड्राइट्स, ये कौन सा कलर देते हैं बच्चा, ग्रे कलर देते हैं। और अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स है तो ये कौन सा कलर देते हैं, व्हाइट कलर देते हैं, ठीक है। सो इट हैज अ ग्रेइश अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेटेड क्या, एक्सोनल बंडल नहीं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स नो, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सेल बॉडी और आपके डेंड्राइट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ग्रेइश अपीयरेंस। यहाँ पर एक्सॉन्स है, माइलिनेटेड एक्सॉन, जिसकी वजह से व्हाइट ओपेक कलर, तो इसलिए इनर इज द व्हाइट मैटर, आउटर इज द ग्रे मैटर। Choose the incorrect with respect to the cerebral aqueduct. So it act as a channel for the CSF. सही बात है, it connects the third and the fourth ventricle of the brain. So इसका काम ही जोड़ने का, so connect करा रहा है। It is the canal which passes through the midbrain. बिल्कुल ठीक बात है। It is a solid structure which runs parallel to the corpus callosum. बिल्कुल गलत हो जाएगा, corpus callosum forebrain में, मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं, और वो नर्व फाइबर्स होते हैं corpus callosum जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जोड़ते हैं। ऐसा कोई सेरिब्रल एक्वेडक्ट, इसका कोई लॉजिक इसके साथ मैच नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट डैश आउटवर्ड्स एंड डैश इनटू द सेल।
आंख बंद करके एक चीज बस याद रख लेना, प्रीवियस ईयर में बच्चा 3 से 4 बार ये चीजें पूछी गई हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको याद करा दूंगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक चीज याद रख लेना बस, पहले के जमाने में एक फोन आया करता था जिसका नाम था नोकिया। ठीक है, सो इस नोकिया को याद रखेंगे और आंसर आपका आ गया नोकिया। चलो हम इसका एक सेट नंबर भी याद कर लेते हैं, 321 है ना। नोकिया 1100 बोलते थे ना, तो नोकिया 321 हमने याद कर लिया। क्या है ये नोकिया 321? आप कहोगे कि ये तो बहुत आसानी से लर्न हो गया। एन फॉर सोडियम, ओ फॉर आउट, के फॉर पोटेशियम, आई फॉर इन, ठीक है, ए फॉर एटीपी। अब 321 क्या है? 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम इन, किसकी वजह से? एक एटीपी की वजह से। तो 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएगा, एक एटीपी के यूज करने से। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? सोडियम पोटेशियम पंप। बस नो क्या याद लिख लेंगे और पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व। कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सो इट इज व्हाट? इट इज सोडियम पोटेशियम पंप। तो क्या बोलते हैं? आउटवर्ड, ओ फॉर आउट, एन 3 सोडियम इनटू 2K। तो ये देखो 2K 3N ऐसे भी कर देते हैं, 2Na 3K भी कर देते हैं। तो याद रखना 321। और ज्यादा आपको लग रहा है कि आप 321 याद नहीं कर पाओगे तो कान कितने होते हैं आपके? 2, तो 2K होंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी याद होगा। इट इज जस्ट आपको नहीं अगर याद रहता है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। Read the following statements and choose the correct option. Statement A, cerebrum contains center which control respiration, cardiovascular reflex and the gastric reflex. cerebrum के पास ये काम नहीं है, ये काम होता है medulla oblongata का। ठीक है, who is doing this function? ये काम है medulla oblongata का। फिर स्टेटमेंट बी, लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ANS। नहीं बच्चा, लिम्बिक सिस्टम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है बच्चा? गलत हो गई है। तो क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, okay, by which structure hypothalamus is connected with the anterior lobe of the pituitary gland? So if you remember, आप लोगों ने पढ़ा है कि आपका हाइपोथैलेमस है और नीचे आते हैं यहाँ पर स्टॉक और यहाँ पर इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो यहाँ आपका एंटीरियर पार्ट जो है वो किससे कनेक्टेड होता है बच्चा? तो यहाँ पर एक्सॉन है, तो यहाँ पर एक्सॉन, इसने अपना सिक्रेशन दिया, और ये एक होता है कि उसने अपना पूरा एक्सॉन ही अंदर लेकर गया। सो ये आपका यहाँ से आपका पोर्टल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन। और ये है डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। सो इट इज व्हाट? डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। एंटीरियर की बात कर रहा है तो ये रहा, दिस इज द पोस्टीरियर। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरोहाइपोफाइसिस, नो। एक्सॉन्स ऑफ न्यू, आपका नहीं जाएगा। बैंड्स ऑफ द नर्व फाइबर फ्रॉम द सेरेब्रल रीजन, नो। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ऑप्शन 4, क्योंकि एंटीरियर से जोड़ने की बात कर रहा है। सो हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सेंसरी एंड द मोटर सिग्नलिंग इज द फंक्शन ऑफ रिले सेंटर। किसका है ये फंक्शन? रिले सेंटर का होता है। और रिले सेंटर क्या है आपका? थैलेमस।
ठीक है, सो क्या है, सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेरिबेलम? इट डज नॉट फॉर्म द ब्रेन स्टेम, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रेन स्टेम कौन बनाता है? ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन माइनस सेरिबेलम। तो cerebellum, तो it is not the part of the brain stem. फिर it has a very convoluted surface in order to provide the additional space for many neurons. तो इसका ऐसे convoluted surface होता है और जो कि additional provide करता है, बिल्कुल ठीक बात है। A deep cleft called corpus callosum which divide cerebellum longitudinal into the two half. So बच्चा corpus callosum ये कहाँ पर होता है आपके? सेरिब्रम में होता है, ना कि सेरिबेलम में होता है। तो सेरिब्रम में है, नॉट इन द सेरिबेलम, तो ये इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। Along with the pons and the medulla, it constitute the hindbrain. hindbrain में तीन पार्ट है, pons, medulla, cerebellum। तो ये इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, cerebrum forms the major part of the human brain which is divided into two half by a deep cleft known as corpus callosum। तो बच्चा क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा जिसका नाम है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। कॉर्पस कैलोसम जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जोड़ेगा, क्लेफ्ट को कॉर्पस कैलोसम नहीं बोलते हैं, और ये क्या बनेगा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इट इज सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सो ये क्या हो जाएगा बच्चा, गलत हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट बी, इन ह्यूमंस ओनली न्यूरल सिस्टम हार्मोनाइज एंड इंटीग्रेट्स द एक्टिविटी ऑफ एवरी ऑर्गन एंड टिश्यू सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। तो बच्चा ओनली न्यूरल, एंडोक्राइन की कोई इज्जत ही नहीं बचाई इन्होंने, तो एंडोक्राइन भी तो है ना, दोनों मिल के काम करते हैं। सो अब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ओके, तो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन which of the following statement correctly describes the permeability for the ions through axonal membrane? ठीक है, सो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, दैट मींस मेम्ब्रेन डीपोलराइज है। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन के टाइम पे आपको बताना है क्या हो रहा है। Axonal membrane is impermeable for potassium. No, leaky channels are still open ना, ओपन तो है, ये तो अपना काम कर ही रहे, तो ये गलत हो गया। फिर only the potassium can move across axonal because it is completely no, depolarization में तो सोडियम भर भर के अंदर आएगा, तो ये तो गलत हो गया। Axonal membrane become freely permeable to sodium that leads to the rapid influx। तो डीपोलराइजेशन में यही तो हो रहा है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गए हैं और आपका पोटेशियम जो सोडियम है वो नीचे आ अंदर की तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है। बोथ सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स आर ओपन एंड सोडियम पोटेशियम पंप बिकम फुली नॉन फंक्शनल। गलत, सोडियम पोटेशियम चैनल एक साथ तो कभी खुलते ही नहीं, पहले सोडियम खुलता है फिर पोटेशियम खुलता है, तो ओनली सी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, sodium potassium ATPase establish steep ionic gradient across the neuronal membrane with a high concentration of sodium outside the cell and Ka plus inside, thereby maintaining the neuron in a steady state for the impulse generation। बिल्कुल ठीक बात है। In each cycle, sodium potassium pump effectively transport 3 sodium out of the cell for every 2 potassium into the cell,
creating ionic gradient across the neuronal membrane that makes the cell excitable। और वो वही कह रहा है कि ATPase ने क्या किया है, ग्रेडियंट मेंटेन किया है, हाई सोडियम को बाहर हाई रखा है और पोटेशियम को अंदर। तो ये क्या है, both A and R are true and I correctly explains the A। so वो correctly explain भी कर रहा है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। All of the following are observed when a neuron is not conducting an impulse except। तो जब कोई impulse मतलब resting membrane की बात कर रहे हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द एक्सॉन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होगा ना कि नेगेटिव चार्ज होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड द एक्सॉन, तो गलत हो, सही हो जाएगा, पोटेशियम अंदर ज्यादा है। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन द एक्सोप्लाज्म, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, तो एक ही बात गलत है, दैट इज ऑप्शन 2। ओके, अगला क्वेश्चन। The below given flowchart represent transmission of impulses from body tissue to cerebrum and from cerebrum back to the tissue। मतलब कुछ बीच में है जो इंफॉर्मेशन पास ऑन कराने में हेल्प कर रहा है। और आपको पता है बच्चा कि बॉडी और यहाँ ब्रेन से और इसके बीच में एक रिले सेंटर है जिसका नाम क्या है, थैलेमस। ठीक है, सो थैलेमस विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, कोऑर्डिनेट करा रहा है, सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा बॉडी टिश्यू से आपका ब्रेन की तरफ जाना। सो जो ले करके जाती है नर्व्स उसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट। और जो वहां से ले करके आती है सिग्नल उसे क्या कहते हैं, ईफरेंट। और एफरेंट ले करके जाएंगे और इसी को ही हम सेंसरी भी कहते हैं और यही हमारा मोटर भी होता है। ठीक है, सो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी मोटर सिग्नलिंग, ईफरेंट नर्व फाइबर्स और एफरेंट। ये देख लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ नहीं, राउंड स्वेलिंग तो आपकी किसके पास होती है, मिड ब्रेन के पास, गलत। पोजेस सेंटर दैट कंट्रोल कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, मेडुला। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द एंसेफेलॉन, नहीं, ये तो हो गया हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 एंड द कॉलम 2। ह्यूमन एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आपका यूनिपोलर होता है। देख लेते हैं इसमें यूनिपोलर क्या है, न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी विद द एक्सॉन ओनली। फिर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो अनमाइलिनेटेड के पास क्या होगा, एक्सॉन एनक्लोज विद इन द श्वान सेल बट माइलिन शीथ नहीं होगी। फिर माइलिनेटेड नर्व फाइबर के पास क्या होंगे, माइलिन शीथ होगी, और जहां माइलिन शीथ नहीं होगी वहां क्या होगा, नोड ऑफ रैनवियर होगा। रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, so neuron has a cell body with one axon and one dendrite। so A4 B A3 B4 C1 D2, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट passes through the structure। cerebral aqueduct कहाँ से पास करती है, it passes from the mid brain। कहाँ से पास करती है, it passes from the mid brain, situated between the forebrain and the hindbrain। dorsal portion of the midbrain consists of the corpora quadrigemina। x को फाइंड करना, हमने पहले ही वर्ड से फाइंड आउट कर लिया कि x क्या है, हमारा मिड ब्रेन है, क्योंकि सेरिब्रल एक्वेडक्ट सिर्फ एक ही जगह पे है जो कि आपकी कहाँ है, मिड ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, मिड ब्रेन के थ्रू पास करती है, नॉट इनसाइड, इट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। ठीक है, in an individual the most posterior hind part of the brain stem is damaged, brain stem damage हो गया, resulting in a significant reduction in functional efficiency।
which of the following body function is most likely to be impaired in this case? तो बच्चा एक चीज याद रखना कि जो आपका ब्रेन स्टेम है उसमें क्या क्या आ रहा है। एक तो आता है मिड ब्रेन, एक आता है पॉन्स और एक आता है मेडुला। इनिशिएशन एंड द कंट्रोल ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट, ये तो बिल्कुल पार्ट ही नहीं है। सेरिब्रम 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 देखेगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन द गैस्ट्रिक, ये मेडुला देखता है। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन द एपेटाइट, ये हाइपोथैलेमस देखता है। तो हाइपोथैलेमस तो होता ही नहीं है इसके अंदर। फिर रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन, ये तो लिम्बिक सिस्टम देख रहा है। सो ओनली ऑप्शन 2 इज देयर, जो आपका ब्रेन स्टेम से एसोसिएटेड है और यही इम्पेयर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Consider the given table and choose the option that identifies the correct matches। ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है ये आपका वॉलेंट्री के लिए होता है, यानी कि स्केलेटल मसल के लिए होता है ना। और ऑटोनॉमिक आपका स्मूथ प्लस कार्डियक। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एसिटाइल कोलिन इनहिबिट डीपोलराइजेशन। एसिटाइल कोलिन ही तो ये इनहिबिट नहीं कराता, यही तो डीपोलराइजेशन कराता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई है ना, इनहिबिट नहीं कराएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक बात है। इनवॉलेंट्री एड्रेनालिन ठीक है। एक्ट ऑन द मसल्स दैट आर सिलेंड्रिकल स्ट्राइटेड एंड द अनब्रांच। सिलेंड्रिकल स्ट्राइटेड अनब्रांच मसल्स कौन सी होती है बच्चा? स्केलेटल होती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल पर काम ही नहीं करता, इनवॉलेंट्री पे काम करता है। गलत हो गया। ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलिन बिल्कुल ठीक जा रहा है। डिक्रीजेस द हार्ट बीट रेट एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल ठीक बात है। फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन का दूसरा नाम होता है। फिर एक्ट्स ऑन द फ्यूसिफॉर्म शेप ब्रांच्ड मसल्स एंड इंक्रीज द गैस्ट्रिक। वहां तक सब कुछ आपका क्या है, ब्रांच भी नहीं होता, फ्यूसिफॉर्म तक ठीक था। इंक्रीज नहीं कराता, डिक्रीज करा देता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज इनहिबिट करा देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ थर्ड वाला ही ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड ओनली ठीक है, और तो कोई ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। और क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा कि इनकरेक्ट बताना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचेस। ठीक है, चलो कंसीडर द फॉलोइंग। Postsynaptic neuron, acetylcholine, synaptic knob, synaptic vesicle. How many of the above is are common between electrical synapse and the chemical synapse? तो बच्चा postsynaptic neuron होगी, acetylcholine नहीं, synaptic knob नहीं, synaptic vesicle नहीं. So only one is the common feature between these two. ठीक है, because electrical synapse कैसे करेगा, gap junction के थ्रू। Okay, अगला question. Read the statement A and B carefully and select the correct option. Statement A, efficient coordination between left and the right cerebral hemisphere is made possible by extensive inter-hemisphere neural connection. बिल्कुल ठीक बात है। Statement B, association areas in the gray matter inputs and play a major role the communication and the judgment, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। so both the statement A and B are correct। ओके बच्चा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है cerebral cortex is also referred to as a because of the concentration of this। तो बच्चा सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर होता है, और क्यों होता है, क्योंकि उसमें न्यूरोनल सेल बॉडीज होते हैं। तो ग्रे नर्व फाइबर्स नहीं, व्हाइट मैटर नहीं होगा, ग्रे मैटर न्यूरोनल सेल बॉडीज होंगे। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, अगला जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एट द नोड्स ऑफ द रैनवेयर। सो बच्चा सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए नोड्स ऑफ रैनवेयर क्या है। ये आपका एक्सॉन है और इसके ऊपर आपका
माइलिन शीथ लगा हुआ है, और ये जो मिडल में है यहाँ पर दीज आर द नोड्स ऑफ द रैनवेयर। तो ये ऐसे जंप कर करके जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जंपिंग कंडक्शन। ठीक है, तो बोला ना जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल या जंपिंग कंडक्शन, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ऑप्शन 1 सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है बच्चा, चलिए अगला काम करते हैं। ठीक है, रीड द गिवन स्टेटमेंट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरॉन्स सिक्रीट्स द एड्रेनालिन। नहीं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट थोड़ी ना सिक्रीट करती है, तो गलत हो जाएगा। Myelinated nerve fibers are enveloped with the Schwann cell, which forms a myelin sheath around the axon. So they are enveloped with the Schwann cell, जिसकी वजह से myelin sheath जो है बन रहा है। Non-myelinated nerve fiber is enclosed by the Schwann cell that does not form the myelin sheath. So सही बात है, Schwann cell है पर myelin sheath नहीं बना। Spinal and the cranial nerves are made up of non-myelinated nerve fiber। नहीं, myelinated nerve fibers होता है, non नहीं। तो बच्चा 1 और 4 वाली इनकरेक्ट हो गई, बाकी आपकी 2 और 3 करेक्ट है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। 1 2 आर करेक्ट, गलत। 1 2 3 आर करेक्ट, ये भी गलत। 3 and 4 आर करेक्ट, 1 and 2 ये भी गलत हो गया। 2 and 3 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 and 4 आर इनकरेक्ट। 1 और 4 इनकरेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो अगला, two statements are given as the statement 1 and the statement 2, mark the correct choices। statement 1, a synapse is formed by the membrane of the pre and the post synaptic neuron। एक synapse ऐसे ही बनता है। फिर multipolar neuron is found in the cerebral cortex। ठीक है, सो ये आपका हो गया है। सो इसके अंदर क्या होगा, statement 1 and 2 is correct। both statement 1 and 2 is correct। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी कह सकते हैं, a synapse is formed by the membrane of the presynaptic and the postsynaptic। और synapse के अंदर बच्चा synaptic cleft भी तो होना चाहिए ना। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, fill in the blank with the appropriate term। when a neuron is not conducting any impulse, that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to dash and nearly impermeable। तो more permeable किसके लिए होता है, पोटेशियम, और nearly impermeable to sodium। Synapse is formed by the membrane of the pre and the post-synaptic membrane, which may or may not be separated by a gap, which is known as the synaptic cleft। So ये हो जाएगा pre and the post। फिर dash exhibit a more organized neural system compared to some other organism। They possesses a brain along with the multiple ganglia and the neural tissue, contributing to their efficient neural processing and coordination of the complex behavior। So किसके अंदर more organized होता है, insect के अंदर। ठीक है, so E will be your insect। तो हाइड्रा वाला कैंसिल कर देते हैं, E insect insect, फोर्थ ऑप्शन डिलीट कर दिया। ए हमारा है पोटेशियम, सो ए पोटेशियम, ए पोटेशियम। बी सोडियम, बी प्रोटीन नहीं है, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। बट और देखते हैं, सी इसका प्री साइनेप्टिक, डी इसका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन है, साइनेप्टिक नॉब इज द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन, सबसे लास्ट में, एक्सॉन के लास्ट में। So at the end of the axon terminal, at the node of the Ranvier, no. In the cell body, no. End of the dendrites, no. So option 1 इसका correct answer हो गया। अगला question, identify X and its function। तो ये सर्कल सर्कल सा दिख रहा है, this is the synaptic vesicle। और इस synaptic vesicle के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। So basically this is the vesicle and the transmitter। X is the cell vesicle that contains charged protein, no. X is a synaptic
Okay. X is the Nisser's granule responsible for the protein synthesis. No. X is the double membrane organelle is responsible for aerobic respiration. No. So option 2 इसका correct answer हो जाएगा. Okay, अगला question. Impulse transmission across an electric synapse. So electrical synapse से gap junction के through जाता है. Always equal to that across a chemical synapse. गलत. Always slower than that of across the chemical synapse. No. Always faster than the chemical synapse. हमेशा faster होगा. Either faster or slower than that of across the chemical synapse. Okay, brain can be divided into three major parts: cerebrum, thalamus, hypothalamus. Three major part, parameter, arachnoid. तो ये जो three major part इसने बोल दिया, ये meninges है, और ऊपर के जो ये three part है, ये फोर ब्रेन के three part है, ना कि ब्रेन के. और three major part ये हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं, pons, cerebellum and the medulla. और फोर्थ है थ्री मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. ब्रेन का पूछा है, सो ब्रेन के फोर ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं होता, हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर. सो उसका नाम क्या होता है? ड्यूरामेटर. वेरी थिन, एकदम पतली सी मिडल लेयर होती है जिसका नाम क्या होता है? एरेक्नोइड. इनर लेयर, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो बिल्कुल डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है ब्रेन टिश्यू के, तो वो कौन सा होता है? पायामेटर. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. Functions of the association areas in the cerebral cortex include. So cerebral cortex के जो आपके association area है, इसके तीन major function है: intersensory association, memory and the communication. Intersensory association, memory and the communication. All of the above इसका correct answer हो जाएगा. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है statement of the assertion is followed by the statement of the reason. Find the correct option. Corpus callosum connects the two cerebral hemispheres. ठीक बात है. Reason, association areas are responsible for complex function. दो अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल इसके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है. So both A and R are true. R is not the correct explanation of the assertion. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. ब्रेन बॉक्स, cranium. Forebrain, cerebrum. Midbrain, corpora quadrigemina. Hindbrain, cerebellum. A matches with R, B with the P, C with S, D with the Q. Option 2 इसका correct answer हो गया. ठीक है, अगले question पे आते हैं. Select the correct statement. The PNS is the site for the information processing and the control. PNS नहीं होता बच्चा, central nervous system होता है. It's not the PNS, it is the central nervous system. All the nerves of the body associated with the PNS comprise the central nervous system. जितनी भी body associated with the CNS comprises the peripheral nervous system. ठीक है, so ये भी गलत हो जाएगा. The autonomic nervous system released impulse from CNS to the involuntary organ. So बिल्कुल ठीक बात है. सोमैटिक होता तो वॉलेंट्री होता, ऑटोनॉमिक है तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है. ठीक है, the CNS is divided into two division known as sympathetic and the parasympathetic. It is the PNS, और PNS का भी कौन सा पार्ट? ऑटोनॉमिक. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हो ही नहीं सकता. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है among the given events select the one that does not occur prior to the release of the neurotransmitter in the synaptic cleft during impulse transmission through chemical synapse. chemical synapse के थ्रू जा रहा है न्यूरोट्रांसमीटर. वो क्या कह रहा है? बिफोर, कहाँ पे? prior to the release of the neurotransmitter. अभी रिलीज से पहले कोई और स्टेप ना हो. Arrival of the nerve impulse at axonal terminal, तो उससे पहले ही होगा. Opening of the calcium channel of the presynaptic neuron, ये भी उससे पहले है. Opening of the sodium channel in the post तक तो अभी पहुंचा ही नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाए. Fusion of the synaptic vesicle with the plasma membrane of the
साइनेप्टिक न्यूरॉन। सो रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर के बाद होएगा आपका, जब वो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा और सोडियम चैनल खोलेगा, मेम्ब्रेन को, इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करेगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन, टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इम्पल्स कंडक्शन थ्रू अ नर्व फाइबर, द करंट ऑलवेज फ्लोज टुवर्ड्स। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये आपका एक्सॉन है, यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना। सो ये हो गया। सो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये साइड है टुवर्ड्स एक्सोनल टर्मिनल, ये एक्सॉन है, तो एंड में एक्सॉन टर्मिनल है, पर एक्सॉन से पहले यहाँ पर क्या है, सेल बॉडी या फिर साइटोन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करंट लूप कराने के लिए सो इनर तो कैसे जाएगा, टुवर्ड्स एक्सोनल टर्मिनल, आउटर कैसे जाएगा, टुवर्ड्स द साइटोन। सो एक्सॉन टर्मिनल ऑन आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल, एक्सॉन टर्मिनल की तरफ तो नहीं जाएगा, द साइटोन ऑन द इनर सरफेस, साइटोन इनर सरफेस में एक्सोनल टर्मिनल की तरफ जाएगा, axon terminal on the inner surface and towards cyton on the outer surface of the axonal. So अब बाहर की तरफ वो साइटोन की तरफ आएगा और अंदर से वो एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे ये आंसर। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल ऑन बोथ इनर एंड आउटर, ऐसा नहीं होगा, अपोजिट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट assertion there is a delay in the transmission of nerve impulse at the chemical synapse. Of course साइनेप्टिक वेसिकल पहले फ्यूज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर बर्स्ट होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, तो ये सब चीजें तो होंगी ना, तब जाके इम्पल्स कंडक्शन पूरा होगा। The reason synaptic delay result from the time taken for the release of the neurotransmitter by presynaptic neuron and in the stimulation of the postsynaptic membrane. तो इन सब चीजों में टाइम लगता है और इसी टाइम को कहते हैं साइनेप्टिक डिले। सो ए भी ठीक है, बी रीजन भी ठीक है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन थर्ड, नो इट इज ऑप्शन फोर्थ, both A and R are true and reason is the correct explanation of the assertion. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन, a lamb animal is subjected to the lesion in the hypothalamus and the following effects are observed. ठीक है, hypothalamus disrupted vital function like hunger and thirst, hypothalamus का function होता है distributed body temperature in the regulation, altered sleep wake cycle, dehydration. Which of the following conclusion is correct with respect to the given function? So hypothalamus के बारे में बता रहा है, hypothalamus integrates endocrine and the autonomic function. तो बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका endocrine function भी कराता है और autonomic भी। hypothalamus control only voluntary skeletal movement, बिल्कुल गलत। hypothalamus function only as a relay center, relay center का काम तो वैसे भी hypothalamus का होता ही नहीं, thalamus का होता है। It has no role in establishing homeostasis, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन वन इसका करेक्ट, कि वो इंटीग्रेट करा रहा है आपके एंडोक्राइन रोल भी, ऑटोनॉमिक फंक्शन भी। सो रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल एंडोक्राइन रोल है, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑटोनॉमिक फंक्शन, आपका हंगर और ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करा रहा है, आपका हाइपोथैलेमस कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, which of the following is not correct for the cerebellum? Provide additional space for many neuron, होता है, it has a very convoluted surface, ठीक है, both midbrain and hindbrain excluding cerebellum together constitute the brainstem, बिल्कुल ठीक बात है, it contains motor area for the regulation and contraction of all type of muscle, ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, it is not correct for the cerebellum। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ह्यूमन इज कंस्टिट्यूटेड बाय हाउ मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स मेंशन्ड।
तो आपका क्या होगा, हिपोकैम्पस, अमाइगडाला, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड सेरिब्रल एक्वेडक्ट नहीं होगा। सो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा कि इसके साथ ये होते हैं। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक एक्सेप्ट, यानी कि कुछ सिमिलैरिटी बतानी है। देयर इफेक्ट ऑन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग होता है, देयर इफेक्ट ऑन द हार्ट बीट रेट ये भी अलग अलग है, डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये दोनों इसी के ही डिवीजन होता है, तो ये इसका कॉमन फीचर हो गया। देयर इफेक्ट ऑन द कार्डियक आउटपुट तो ये भी डिफर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच इन अमंग द फॉलोइंग विद द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड देयर फंक्शन। हाइपोथैलेमस कंटेन सटाइटी सेंटर, ठीक है, भूख लगने सेंटर को सटाइटी बोला जाता है। लिम्बिक सिस्टम रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फियर, बिल्कुल ठीक बात है। मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंटर फॉर द रेगुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है। एसोसिएशन एरियाज थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी हमारा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट with respect to the structure and the component of the neuron present in the humans के बारे में बताना है। The cell body of the neuron contains cytoplasm with the typical cell organelles and the Nissel's granules, बिल्कुल ठीक है। Nissel's granules are abundantly found in the exoplasm. एक्सॉन से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है Nissel's granules का, only in the cell body and the dendrite. Neurons are surrounded by the special companion cells known as the neuroglial cells. ये इसका incorrect है, ये वाला correct हो जाएगा। The axon is a long fiber, the distal end of the which is branch. तो बिल्कुल ठीक बात है, incorrect हो गया option 2। अगला question, read the following statement and choose the correct option. Statement A, dendrites conduct nerve impulse towards the nerve ending away from the cytoplasm. तो डेंड्राइट का काम क्या होता है, towards the nerve ending away from the cyton, ठीक है। बट नहीं, देखो क्या कर रहा है, सो डेंड्राइट जो है टुवर्ड्स लेकर के जा रहा है ना सेल बॉडी पे, डेंड्राइट्स का इम्पल्स टुवर्ड्स द नर्व एंडिंग अवे फ्रॉम द साइटोन, नो, टुवर्ड्स द साइटोन लेकर के जाता है। स्टेटमेंट बी, द एक्सॉन कंडक्ट्स नर्व टुवर्ड्स द साइटोन, नो, ये लेकर के जाएगा साइटोन आगे, ठीक है, नर्व एंडिंग्स पर लेकर के जाएगा अवे फ्रॉम द साइटोन, नॉट द टुवर्ड्स। So this is towards and this is away, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट, दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। During an exam, if a student is trying to write quickly to finish the paper on time, then which part of the hindbrain is playing a crucial role in involuntary coordinating movement in the hand? तो hand का coordinating movement कौन कराता है बच्चा, cerebellum कराता है, ठीक है। कौन सा cerebellum, thalamus, cerebellum वॉलेंट्री क्रूशियल रोल प्ले करता है, इनवॉलेंट्री और आपके कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, आपके बैलेंसिंग पोस्चर में, ठीक है। Read the statement A and B and choose the correct option with respect to human. So the midbrain receives and integrates visual, tactile and auditory input, बिल्कुल ठीक है। The brain is well protected by the scale which is composed of the 6 paired bones, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 8 cranial bones होती हैं जिसमें से 6 अनपेयर्ड है और 2 पेयर्ड बोन्स, सॉरी 4 अनपेयर्ड बोन्स है एंड 2 पेयर्ड बोन्स है, ठीक है। सो टोटल आपकी कौन सी हो जाएंगी, आपकी 8 बोन्स हो जाएंगी। कौन कौन सी है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपकी सबसे पहले फ्रंटल, देन टेम्पोरल, देन पेराइटल, occipital, sphenoid, then the ethmoid, 1 2 3 4 5 6
फ्रंटल 1, टेम्पोरल 2, पेराइटल 2, ऑसिपिटल 1, स्फेनोइड 1, इथमोइड 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बोन्स हो जाएंगी। फ्रंटल, पेराइटल नीचे बेस पे, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इथमोइड यहाँ पे और स्फेनोइड बिल्कुल बीच में होते हैं। ये आपने पूरा कर रखा है, ठीक है। सो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए ठीक है, बी गलत है। ओनली स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। All neurons with the axons may or may not have neurolemma but do contain the exolemma। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। Visceral nervous system is a part of the peripheral nervous system, ठीक है, ठीक है। Unmyelinated nerve fiber is enclosed by the Schwann cell and contains node of Ranvier that facilitates saltatory conduction। Unmyelinated में nodes of Ranvier कब से आने लगे, तो गलत हो गया, ठीक है, यही आपका incorrect हो गया। Brain is present along with a number of ganglia and neural tissue in the insect, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे कि मैम ये स्टेटमेंट भी तो ठीक हो, गलत हो सकती है। वो कह रहा है ऑल न्यूरॉन्स विद द एक्सॉन मे और मे नॉट हैव द न्यूरिलेमा। तो बच्चा न्यूरिलेमा सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखना, न्यूरिलेमा इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पीएनएस, नेवर इन द सीएनएस। और पीएनएस में माइलिनेटेड में भी बनी रहेगी और अनमाइलिनेटेड में भी रहेगी, ये चीज याद रखना। चाहे आपका माइलिन शीथ हो ना हो, न्यूरिलेमा प्रेजेंट रहेगी। और न्यूरिलेमा कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं होती है, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन नर्वस सिस्टम द ब्रेन स्टेम कनेक्ट। ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ना। तो मिड ब्रेन टू हाइपोथैलेमस ओनली, नो। मिड ब्रेन टू मेडुला ऑब्लोंगेटा, नो। बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, नो। ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, यही आपके ब्रेन स्टेम का फंक्शन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है which of the following explains the neurons are excitable cell। so एनसीईआरटी की लाइन है neurons are excitable cell because their membrane is in the polarized state। पहली लाइन है they contain only one axon which is always in the depolarized state, गलत। presence of many dendrites in the neuron that help in the conduction, no। unipolar हो गया, bipolar हो गया, apolar हो गया। फिर the membranes of the neurons are in the polarized state, यही एनसीईआरटी की लाइन है और यही इसका आंसर। continuous efflux of the sodium across the membrane, गलत हो जाएगा आपका। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The neurotransmitter released from the synaptic vesicles bind with the receptors present। हमेशा, इन कोई एक्सेप्शन नहीं है, केमिकल साइनेप्स की मैं बात कर रही हूँ, हमेशा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ना कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंटिन्यूअस इफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन एट रेस्ट इज प्रिवेंटेड बाय efflux of the ions, so it is prevented by whom, that is the sodium potassium ATPase pump, ठीक है। यही है जो उसको रोक सकता है अगेंस्ट द ग्रेन, अदरवाइज कोई भी और नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन, एक्सॉन, डेंड्राइट साइटोन, डेंड्राइट साइटोन एक्सॉन। तो सबसे पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ही देखो ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये क्या है, सेल बॉडी है, यह आपका एक्सॉन है, और यहाँ पर क्या थे आपके बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया हमने। तो यहाँ पर सिग्नल कैसे ट्रांसमिट करेगा, पहले यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो क्या है आपका डेंड्राइट, सेल साइटोन एंड देन द एक्सॉन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे। यहाँ पर एक ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है जिसका नाम है बच्चा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, सो बच्चा दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड आई होप अब आपको इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नाउ यू गाइस आर द एक्सपर्ट ऑफ द न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, प्रीवियस ईयर कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मोर देन इनफ एंड नथिंग टू डू मोर। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं अगले